हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 441 से लेकर के 446 तक के बारे में। जो क्या है, ये आपराधिक अत्याचार के बारे में यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में ये हमको जानकारी देती है। इससे पहले के वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके लिंक से पिछले वीडियो पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज 441 आईपीसी गृह, सबसे पहले आपराधिक अत्याचार के बारे में, फिर गृह अत्याचार, इसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी के घर में या किसी के खेत में, मतलब उसके जहाँ पर उसकी जो जगह है वहाँ पर, चाहे वो खेत हो, चाहे वो आंगन हो, चाहे वो घर हो, यदि कोई व्यक्ति आपराधिक रूप से यानी कि अपराध को अंजाम देने के आशय से कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में प्रवेश करता है, दूसरे के स्थान पर प्रवेश करता है, तो ये माना जाएगा कि वह अत्याचार करता है। अत्याचार अंग्रेजी में जिसको ट्रेसपास अपन बोलते हैं। अत्याचार करना मतलब किसी के घर में जबरन घुसना, किसी के यहाँ पर जबरन चले जाना, लेकिन यहाँ पर आशय के साथ जाना कि वहाँ पर जाकर के किसी प्रकार का किसी अपराध को अंजाम देना, किसी व्यक्ति का अपमान करना या किसी को जो है कुछ भी कहना, इस तरह की जो बात है वहाँ पर ये मानी जाती है। अब यहाँ पर एक मामले में देखने को आया कि एक व्यक्ति जो है शिकार कर रहा था नीलगाय का, और नीलगाय का शिकार करते करते वो जो है चला जा रहा था। नीलगाय जो है किसी दूसरे के व्यक्ति के फील्ड पे चली गई, और फील्ड में जाने के बाद वो व्यक्ति भी फिर उस गाय का पीछे, नीलगाय का पीछे करते 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 और वहाँ पर पहुँच गया। तो न्यायालय द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि ऐसा व्यक्ति अत्याचार का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है उस स्थान पर जो है वो अपराध करने के उद्देश्य से नहीं गया था और आशय के साथ नहीं गया था। वो तो नीलगाय के पीछे चला गया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आशय होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, यदि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ बुलाया जाता है, लेकिन सम्मान के साथ मतलब वैध रूप से जो है किसी दूसरे की संपत्ति में वो प्रवेश करता है, लेकिन बाद में वो किसी प्रकार का ऐसा अपराध करता है, तो क्या अत्याचार माना जाएगा? तो ये कहा गया कि जी बिल्कुल उसमें माना जाएगा कि उसने अपराध किया। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई पार्टी आयोजित की गई, उस पार्टी में जो है लोगों को बुलाया गया और लोग जो है उस पार्टी में गए भी सही। पार्टी का टाइम भी रखा गया कि भैया 12 बजे से 2 बजे तक की पार्टी है, लेकिन कोई व्यक्ति 2 बजे बाद भी रुका रहता है, और वो इसलिए रुका रहता है कि कोई वो अपराध को अंजाम दे। तो इसका मतलब ये है कि वह फिर अत्याचार करता है। मतलब कि अपराध करने के उद्देश्य से किसी की संपत्ति में प्रवेश करना, ये मैं अपनी लैंग्वेज में अत्याचार की परिभाषा बता रहा हूँ। यानी कि अपराध करने के उद्देश्य से किसी की संपत्ति में प्रवेश करना, या विधिक रूप से प्रवेश किया है और अविधिक रूप से बने रहना, ये है अत्याचार, जिसको हम बोलेंगे आपराधिक अत्याचार। लेकिन हम इसमें पढ़ लेते हैं कि आपराधिक अत्याचार की परिभाषा क्या दी गई है। हमने समझ लिया, इसलिए हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, यहां पर बात आ रही कब्जे में, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त करे, अपमानित करे या उसको क्षुब्ध करे यानी कि दुखी करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधिक रूप से प्रवेश करके विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि तद द्वारा वह किसी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या ऐसा या इस आशय से वह बना रहता है, तो ये कहा जाएगा कि वह आपराधिक अत्याचार करता है। अच्छा, आपराधिक अत्याचार के जो आवश्यक तत्व हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपराधिक अत्याचार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? किसी व्यक्ति के आधिपत्य की संपत्ति में प्रवेश करना,
यानी कि किसी व्यक्ति के आधिपत्य में कोई संपत्ति है, उस संपत्ति में प्रवेश करना, पहला तत्व। दूसरा तत्व है यदि प्रवेश विधिपूर्ण है तो ऐसी संपत्ति में अविधिपूर्ण बने रहना, यानी कि आपने प्रवेश तो जो है विधि पूर्वक किया है, सही तरीके से किया है, पार्टी में आपको बुलाया था, आप गए थे, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद भी आप बने रहे, तो मतलब अविधिपूर्ण रूप से बने रहना, तो ये भी एक अतिचार की श्रेणी में आएगा, अतिचार के आवश्यक तत्वों में आएगा। हम बात करते हैं तीसरा तत्व, कोई अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश करना या अविधिपूर्ण बने रहना। चौथा हम देखते हैं आधिपत्यधारी व्यक्ति को अवित्रास करना, अपमानित करना, क्षुब्ध करने और इस आशय से प्रवेश करना या फिर उस संपत्ति में अविधिपूर्ण बने रहना। तो ये जो चार हैं ये आवश्यक तत्व हैं जो कि अतिचार के बारे में हमको बताते हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि कोई लड़का है, किसी लड़की को प्रेम करता है, लेकिन वो लड़की जो है उस लड़के को प्रेम नहीं करती है। अब ऐसे समय में लड़का क्या करता है कि लड़की को प्रेम पत्र लिखता है और उस लड़की के घर पे देने के लिए चला जाता है। लड़की उस चीज को पसंद नहीं करती, वो लड़के को भी पसंद नहीं करती, तो क्या माना जाएगा? तो न्यायालय के द्वारा यहां पर यह निर्णय दिया गया कि उस लड़की को उस लड़के ने जो है क्षुब्ध किया, दुखी किया और उसके घर में इस तरह से प्रवेश किया, इसका मतलब यह है कि लड़के ने आपराधिक अतिचार किया। इस प्रकार से ये माना गया। अब यहां पर एक और उदाहरण लेते हैं कि बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक में हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जो है बैंक का अधिकारी था, उसने कहा कि सब जने चले जाओ, लेकिन वो लोग गए नहीं, वहां पर रुके रहे। तो न्यायालय द्वारा ये बताया गया कि यहां पर जो है आपराधिक अतिचार नहीं हुआ है। इस प्रकार के मामले भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ आपराधिक अतिचार माना जाता है और कहीं कहीं आपराधिक अतिचार नहीं माना जाता है। तो हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गृह अतिचार के बारे में कि गृह अतिचार क्या है। गृह अतिचार गृह अतिचार आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिसको हम बोल रहे हैं हाउस ट्रेसपास, यानी कि किसी के घर में घुसना। हमने अभी बात करी है धारा 441 में बात करी हमने संपत्ति में प्रवेश करने से संबंधित। अब संपत्ति घर भी हो सकती है, दुकान भी हो सकती है, या कोई खेत हो सकता है, या कोई खुली भूमि हो सकती है, मैदान हो सकता है, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर अब हम बात कर रहे हैं गृह अतिचार। गृह अतिचार जो है आपराधिक अतिचार से बड़ा अपराध माना जाता है। गृह अतिचार में मतलब कि किसी के घर में घुसना, अपराध के आशय से किसी के घर में घुसना, यह माना जाएगा गृह अतिचार की श्रेणी में। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में, यानी कि यहां पर तंबू को भी घर ही माना है और जलयान को भी घर ही माना है। जब तंबू या जलयान में या मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, ऐसा कोई भी निर्माण जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है। अब कितने लोग हमने पिक्चरों में देखा है कोई पाइप के अंदर ही रह रहा है। तो यदि इस प्रकार का भी है, यानी कि कोई भी निर्माण जो है रहने के लिए उपयोग में आता है, इस प्रकार से बताया। या अब इसमें और बताया कि उपासना का स्थान, यानी कि मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह जहां पर उपासना होती है वो। तीसरा स्थान बताया संपत्ति की अभिरक्षा के आशय से जो अभिरक्षित स्थान है उसके बारे में, यानी कि जहां पर संपत्ति की अभिरक्षा होती है या संपत्ति को रखा जाता है वो वाला स्थान भी। यानी कि तीन चीजें यहां पर विशेष रूप से बताई गई। एक तो घर जिसमें लोग रहते हैं, अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, तंबू हो सकता है, जलयान हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, मकान के अंदर कोई कमरा हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या जो भी है। अब दूसरी चीज बताई उपासना का स्थान, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह ये चीजें। और तीसरी चीज बताई जहां पर संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है वो वाला स्थान। तो यहां पर हमने देखा कि गृह अतिचार में ये तीन चीजें आती हैं।
हम इसको देखते हैं, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है। प्रवेश करके या उसमें बने रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार की श्रेणी में आता है। तो यहां पर हमने इस चीज को समझा। एक चीज और हम यहां पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण में भी यहां पर है कि आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर का किसी भी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि पूरा के पूरा व्यक्ति अंदर हो। यदि उसका जरा सी उंगली भी अंदर हो गई, यदि वो हाथ भी उसने अंदर कर दिया, इसका मतलब यह है कि उसने उस ग्रह में अतिचार कर दिया। आप समझ गए होंगे कि ग्रह अतिचार की श्रेणी में क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास। प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की क्या बात है, अब हम इसको समझ लेते हैं। प्रच्छन्न ग्रह अतिचार मतलब कि कोई व्यक्ति अपराध करने के आशय से घर के अंदर घुस गया और घर में जाकर के छुप गया। उसको ये पता है कि मेरे इस प्रकार से छुप जाने के कारण इस घर का जो मालिक है वो मुझे निकाल देगा, या इस घर का मालिक मुझे किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करने देता, और ऐसा मतलब आकर के वो छुप जाता है, तो ये प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की श्रेणी में आता है। यहां पर आशय के साथ, ये पता होने के साथ कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसका ये घर है, वो मेरे को आने नहीं देगा। एक तो बात ये। दूसरा ये कि अपराध के आशय से प्रवेश करना, दूसरी बात। तीसरा ये कि आकर के छिप जाना, पता ही नहीं चलने देना कि ये कोई व्यक्ति यहां पर आया हुआ है। तो इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो इसके बारे में हम यहां पर पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात ग्रह अतिचार करता है कि ऐसे ग्रह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तंबू या जलयान में से जो अतिचार का विषय है, मतलब जिसके अंदर प्रवेश किया गया है, अतिचारी को अवर्जित करने, यानी कि वो घुसा है उसको रोकने के लिए, अतिचारी को अवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है। यानी कि उस व्यक्ति को बाहर कर देने का अधिकार है जिसका वो मकान है, वह प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की श्रेणी में आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दें, ग्रह भेदन भी है यहां पर और प्रच्छन्न ग्रह अतिचार भी है। यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर चढ़ गया तो ग्रह अतिचार हुआ कि नहीं हुआ? तो यह माना जाएगा कि ऐसा अतिचार आपराधिक अतिचार की श्रेणी में आता है। यह ग्रह अतिचार या प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा, समझे? तो आपराधिक अतिचार की श्रेणी में जरूर वो आएगा। हम बात करते हैं रात्रि प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, यानी कि रात के समय में प्रच्छन्न ग्रह अतिचार करना, यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास करना रात के समय में। तब क्या? तो जो कोई सूर्यास्त के पश्चात, यानी कि सूर्यास्त हो जाए उसके बाद और सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न ग्रह अतिचार करता है, वह रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की श्रेणी में आता है। यानी कि रात के समय में लर्किंग ट्रेसपास उसने किया या प्रच्छन्न ग्रह अतिचार उसने किया, यानी कि जाकर के वो रात के समय में छिप गया, पता ही नहीं चले कि कोई व्यक्ति आया है। तो इस प्रकार से उसने काम किया, तो वो रात्रि प्रच्छन्न ग्रह अतिचार की श्रेणी में आएगा। हम अब बात करते हैं अगले पॉइंट की बारे में। यहां पर हमने बात की, देखो 441 में हमने आपराधिक अतिचार के बारे में बात की, 442 में हमने ग्रह अतिचार के बारे में बात की, 443 में यानी 443 में हमने प्रच्छन्न ग्रह अतिचार के बारे में बात की, और 444 यानी कि 444 में हमने रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं 445 में ग्रह भेदन के बारे में।
आईपीसी की धारा 445 गृह भेदन के बारे में। गृह भेदन क्या है? किसी के घर को तोड़ करके और उसमें जबरन प्रवेश करना और वो अपराध करने के आशय से प्रवेश करना। मान लेते हैं कि कोई मकान बना हुआ, मकान की दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए, या दीवार में एक छेद किया, अंदर घुस गए, तो ये क्या है? ये गृह भेदन है। मतलब घर को आपने भेद कर दिया, भेद दिया यानी कि खोद दिया और उसके अंदर प्रवेश किया। तो यहां पर 3-4 चीजें दी गई हैं कि गृह भेदन किस किस प्रकार का माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी के घर की दीवार में छेद करता है और उसमें अपना एक हाथ डालता है। इसका मतलब यह है कि वह गृह अतिचार करता है, यानी कि गृह भेदन करते हुए गृह अतिचार करता है। दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने क्या किया कि सांकल लगी हुई थी घर के दरवाजे की, उसने तार के माध्यम से चटकनी को खोल दिया। चटकनी को खोलने के बाद उसने दरवाजे को खोल के प्रवेश किया। तो यह भी एक जो है गृह भेदन की श्रेणी में ही आता है। एक चीज और हम उदाहरण से ही समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने दरवाजे को तोड़ दिया, पूरी तरह से दरवाजा बना हुआ था, दरवाजे को तोड़ दिया, पूरा दरवाजा गिर गया, तो यह भी एक गृह भेदन की श्रेणी में आता है। अगला हम उदाहरण ले लेते हैं इसी प्रकार से कि यदि किसी व्यक्ति ने जो है चाबी ली और जो चाबी जो है दूसरे व्यक्ति, मतलब कुल मिला के वो जो चाबी थी वो मकान मालिक की चाबी जो है गिर गई थी, वह चाबी जो है चोर ने उठाई और उसके द्वारा ताला खोल करके और घर के अंदर प्रवेश किया चोरी की नीयत से, तो ये माना जाएगा कि उसने गृह भेदन किया है। यानी कि गृह भेदन का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपको दीवार तोड़ करके अंदर आ गया कोई व्यक्ति, दीवार में एक छेद किया और अंदर आया, तो वो गृह भेदन नहीं। गृह भेदन तो और भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है, यानी कि जैसे चाबी मिल गई तो ताला खोल दिया, या ताले को तोड़ करके प्रवेश किया। और एक और तरीका है कि मान लेते हैं कि जिस रास्ते से मकान मालिक नहीं आता है, यानी संपत्ति का जो मालिक है उस रास्ते से नहीं आता है और उस रास्ते से जो है दूसरा कोई व्यक्ति आया, मतलब को दीवार फांद करके आ गया, यानी दीवार चढ़ के सीढ़ी रखी और जो है सीढ़ी रख करके और जो है दीवार पे चढ़ गए, दीवार पे चढ़ करके कूद के इस तरफ आ गए, तो यह भी जो है गृह भेदन की ही श्रेणी में आता है। ऐसे कोई भी तरीके जिसका उपयोग संपत्ति के मालिक द्वारा नहीं किया जाता गृह में प्रवेश करने के लिए, घर में प्रवेश करने के लिए, ऐसे किसी तरीके से प्रवेश करता है कोई, तो वह गृह अतिचार की श्रेणी में ही आता। मान लेते हैं कोई दरवाजा ऐसा है जिसका उपयोग जो है मालिक के द्वारा नहीं किया जाता, उस पर ताला लगा रखा है और सामान ऐसा रखा हुआ है कि उसका उपयोग किया ही नहीं जाता। उस दीवार के सहारे से बहुत सारा सामान ऐसा पटक दिया जिसका उपयोग जो है जाने आने के लिए नहीं किया जाता, उसका उपयोग यदि चोर के द्वारा किया जाए तो ये माना जाएगा कि वहां पर वो गृह भेदन करता है। तो गृह भेदन के जो आवश्यक तत्व हैं हम उसकी बात कर लेते हैं कि किन किन तरीके से गृह भेदन किया जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 तरीके हम इसमें देख लेते हैं गृह भेदन के बारे में। यदि पहला देख रहे हैं, यदि ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। अच्छा, यहां पर एक बात और, प्रवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि वो प्रवेश तो मान लो कि उसी रास्ते से प्रवेश करके आ गया जिस रास्ते से मालिक प्रवेश करता है, संपत्ति का मालिक, और बाहर निकलने के लिए उसने किसी दूसरे तरीके का उपयोग किया, मान लेते हैं कि किसी की कनपटी पे बंदूक रख दी, तो वह भी गृह भेदन की श्रेणी में ही आता है। हम बात करते हैं पहला तरीका, यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार के लिए बनाया है, यानी कि दीवार में छेद कर दिया या किसी से करवा दिया, क्या के लिए? अपराध करने के उद्देश्य से। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कि
कुल मिला के ये है कि कोई ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो वो रास्ता जो आपराधिक अत्याचार करना चाहता है, या उसके दुष्प्रेरक द्वारा बनाया गया हो, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो। मान लो जो है दीवार का काम चल रहा है पोतने का, और पोतने के लिए जो है सिड़ाव लगा रखे, सीढ़ी लगा रखी है, पोतने वाला पोत रहा है। अब वो चाय नाश्ता करने के लिए यदि बाहर कहीं चला गया तो उस सीढ़ी के द्वारा चढ़ करके कोई व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश कर गया, दीवार को फांद करके, मतलब दीवार पे चढ़ करके, और वो निकल गया, घर के अंदर आ गया, तो भी यह गृह भेदन की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि उसका उपयोग पर्याप्त रूप से मकान मालिक के द्वारा भी नहीं किया जाता ना। तो ऐसा क्या है, ऐसा किसी भिन्न व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है, यानी कि मानव प्रवेश के लिए वो आश्रयित नहीं था, या किसी ऐसे रास्ते से जब जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है या प्रवेश करता है, यह गृह भेदन माना जाएगा। हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि किसी दुष्प्रेरक द्वारा ऐसे साधनों का उपयोग किया गया है जो जिस रास्ते का उपयोग जो है मकान मालिक के द्वारा नहीं किया जा सकता है या संपत्ति के मालिक द्वारा नहीं किया जाता, उस रास्ते का उपयोग यदि किया गया है तो यह भी गृह भेदन की श्रेणी में ही आएगा। दूसरा और अगला उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति ताला खोलकर घर में प्रवेश करता है जिसकी अनुमति संपत्ति के मालिक द्वारा नहीं ली गई है, तो वह भी गृह भेदन की श्रेणी में ही आएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यदि कोई वो आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए और उस मकान में प्रवेश करता है या उस संपत्ति में प्रवेश करता है। आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए कैसे, कि किसी को भय दिखा दिया कि तुझे जान से मार दूंगा, या जो है उसके गर्दन पर छुरी रख दी, चाकू रख दिया और बोला कि मैं अंदर लेके चल मेरे को, और इस प्रकार से अंदर आ जाता है, तो यह भी गृह भेदन की ही श्रेणी में आएगा, यानी कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो यहां पर ये देखा। अगला पॉइंट और हम देख लेते हैं इसमें, यदि वह ऐसे रास्ते से आता है या जाता है, यानी कि प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, कैसे रास्ते से, जो रास्ता संपत्ति के मालिक द्वारा बंद किया हुआ है, उस रास्ते से भी यदि वो आता है तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति गृह भेदन करता है। इतनी सारी बातों को समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि गृह भेदन के लिए ये इतना ही काफी नहीं है कि वो एक दीवार में छेद किया और अंदर आ गया। वो किसी भी तरीके से अंदर आता है, ऐसे रास्ते से अंदर आता है जिसका उपयोग मकान मालिक के द्वारा नहीं किया जाता है, या आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए अंदर आता है, तो ये गृह भेदन की श्रेणी में ही माना जाएगा। हम आगे की बात करते हैं। अब रात्रि गृह भेदन के बारे में बात करते हैं। रात्रि गृह भेदन क्या होगा? हमने गृह भेदन की जो डेफिनेशन हमने देखी है, हमने 445 आईपीसी की धारा 445 में जो डेफिनेशन अभी हमने देखी है गृह भेदन की, वो सारी की सारी लागू होती है रात्रि गृह भेदन में भी। लेकिन रात्रि गृह भेदन में क्या हुआ कि इसमें रात्रि का भी समय आ गया, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो व्यक्ति रात के समय में करेगा, कौन सा, जो धारा 445 आईपीसी में बताया, गृह भेदन में बताया कि ऐसे किसी भी तरीके से वो गृह भेदन करेगा और वो रात के समय में होगा, यानी कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व होगा, तो वह रात्रि गृह भेदन की श्रेणी में आता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा धारा 441 से लेकर के और धारा 446 तक के बारे में। अब यहां तक हमने इतना समझने के बाद भी आपने देखा होगा कि यहां दंड का कोई प्रावधान नहीं आया, या दंड की तो कोई बात आई ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि दंड के लिए धारा 447 से लगा करके और धारा 462 तक का प्रावधान दिया गया है। इसमें धारा 447 से यानी कि 447 से 462 तक जो दिया गया है, उसमें अपराध की गंभीरता को ध्यान में रख करके, अतिचार की गंभीरता को ध्यान में रख करके सजा का प्रावधान किया गया है। ये वीडियो जो है हम
नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो देखेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यानी कि दंड के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा में इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आने वाले वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।